हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 7 मई का डीडी न्यूज। आज हम कई इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद वायलेंस, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या। बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी बने मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग में कई डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या भी बढ़ाई गई। वंदे मातरम को मिला नेशनल एंथम का दर्जा। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे, इंडिया ने लिया एक और फैसला, बनाए जाएंगे ड्रोन फोर्स। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म फौजी की टीम का एक्सीडेंट, एक क्रू मेंबर की डेथ। शुरुआत नेशनल खबरों के साथ करेंगे और आज की बिग न्यूज है बंगाल से, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से ही काफी वायलेंस देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हुई एक इंसिडेंट ने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बुधवार रात करीब 10:30 गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला तब हुआ जब वो अपनी स्कॉर्पियो कार में कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला और मध्यग्राम के बीच ट्रैवल कर रहे थे। हमलावरों ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से एक कार के जरिए उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और रास्ता ब्लॉक कर दिया, और इसके तुरंत बाद एक बाइक सवार वहां पहुंचा और गाड़ी की बाईं ओर से चंद्रनाथ पर 6 से 10 राउंड कंटिन्यूअस फायरिंग की। उस वक्त चंद्रनाथ ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे थे। उनके साथ गाड़ी में ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। टीएमसी ने इस इंसिडेंट में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है और मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। पुलिस इस मामले में 3 पुराने हिस्ट्री शीटर्स से भी पूछताछ कर रही है। वहीं मृतक की मां ने एक इमोशनल स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि वो दोषियों के लिए फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा चाहती हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय शुरू करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का बड़ा एक्सपेंशन किया गया है। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बेहद ग्रैंड अरेंजमेंट्स किए गए थे। गवर्नर सैयद अता हसनैन ने विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, निशांत कुमार और लेसी सिंह समेत कई नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस फंक्शन की खास बात ये रही कि मंत्रियों ने ग्रुप्स में एक साथ शपथ ली, जिनमें रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। इस इवेंट को एनडीए गवर्नमेंट के एक बड़े शो ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। उनके साथ ही होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर पूरे पटना शहर में भारी एक्साइटमेंट भी देखा गया और उन्होंने एक ग्रैंड रोड शो भी किया। हालांकि अपोजिशन पार्टी आरजेडी ने इस पर कड़ा तंज कसा और सोशल मीडिया पर लिखा कि इस कामचोर सरकार के प्रोग्राम के लिए पूरे शहर को बंद कर जनता को डिस्टर्ब किया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की चेयरमैनशिप में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में एक बहुत बड़ा और कल्चरल इंपॉर्टेंस का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अब वंदे मातरम को नेशनल एंथम, जन गण मन के समान दर्जा देने के लिए प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में अमेंडमेंट का रास्ता भी साफ हो गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस अमर गीत पर अब वही रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे जो नेशनल एंथम के लिए तय हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में इंटरप्शन डालता है या फिर इसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। दोबारा क्राइम करने पर सजा कम से कम 1 साल की होगी। ये डिसीजन ऐसे वक्त में लिया गया है जब देश वंदे मातरम की 150th एनिवर्सरी मना रहा है। इस फैसले से नेशनल सिंबल्स के सम्मान को लेकर एक नया लीगल फ्रेमवर्क तैयार होगा जो देश के गौरव को और मजबूती देगा। देश के जुडिशियल सिस्टम को रफ्तार देने के लिए यूनियन कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने के प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है। प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की संख्या 33 है, जिसे बढ़ाकर अब 37 किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि सरकार इस बदलाव के लिए संसद के अगले सत्र में एक विशेष बिल पेश करेगी। इसके लिए 1956 के कानून में अमेंडमेंट किया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124(1) के तहत जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल संसद के पास है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या काफी ज्यादा हो गई है और हर साल नए केसेस का बर्डन बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए अतिरिक्त जजों की सख्त जरूरत है।
एक बार कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नए जजों के नाम सरकार को भेजेगा, जिससे जस्टिस मिलने की प्रोसेस में तेजी आने की उम्मीद है। मई 2025 में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर की गई ऐतिहासिक मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस खास मौके पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी कर दुनिया और विशेष रूप से दुश्मन देशों को ये साफ कर दिया है कि नया भारत अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो कर दी है। ये पहल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए मिलिट्री ऑपरेशन की पहली एनिवर्सरी पर भारतीय सेना के साहस को ट्रिब्यूट देने के लिए की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई 2025 की रात ठीक 1:05 पर हुई थी। ये वही समय था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में मौजूद 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स पर हमला बोला था। ये कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 इंडियन सिटीजन्स की मौत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर रूस, यूक्रेन और अमेरिका इजराइल ईरान वॉर के बाद भारतीय डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने एक ड्रोन फोर्स बनाने का फैसला किया है। ये फोर्स किसी भी मिलिट्री एक्शन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर तैनात की जाएगी। इससे डेटा और कॉग्निटिव वॉरफेयर फोर्स की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट होगा। इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर के अनुसार इस फोर्स के लिए अभी 50,000 मिलिट्री पर्सनल को ट्रेन किया जा रहा है। नेक्स्ट 3 इयर्स में 15 नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। यहाँ पर सिमुलेटर और वर्चुअल रियलिटी के जरिए रियल टाइम बैटल ट्रेनिंग दी जाएगी और फ्यूचर में बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये फोर्स इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और सटीक प्रहार की डुअल रोल निभाएगा। इस सिस्टम को एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड और सेना के आकाश तीर सिस्टम का कवच मिलेगा। इधर यूरोपीय डिफेंस जायंट कंपनी एमबीडीए के साथ भारतीय वायुसेना का एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी हुआ है। इस डील के तहत राफेल लड़ाकू विमान में लगने वाली MICA एयर टू एयर मिसाइल्स की मेंटेनेंस अब भारत में ही वायुसेना करेगी। इसके लिए देश में इनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, मिड लाइफ ओवरहॉल की फैसिलिटी तैयार की जाएगी। भुवनेश्वर से सेलम की यात्रा कर रहे 5 भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक रेल सफर बेहद डरावना साबित हुआ। इंडियन इंडोर ओपन कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद ये खिलाड़ी अपने 22 घंटे की यात्रा कर रहे थे। इन एथलीट्स के पास 8 कीमती पोस्ट थे, जिनमें से हर एक की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। ट्रेन के अंदर जगह कम होने की वजह से उन्होंने इस पोल को स्लीपर कोच की खिड़की से बाहर की तरफ बांध दिया। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्टेशन पर एक यात्री की शिकायत के बाद रेलवे पुलिस यानी कि आरपीएफ ने रस्सियां काट दी। जैसे ही ट्रेन चली, पोल पटरियों पर गिरने लगे और अपने कीमती सामान को बचाने के लिए चैंपियन एथलीट कविन राजा और उनके 2 साथी चलती ट्रेन से नीचे कूद गए। खिलाड़ियों का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें थाले ले जाने की जिद की और उनकी ट्रेन उनके बैग और बाकी सामान लेकर रवाना हो गई। इस इंसिडेंट ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और रेलवे के बिहेवियर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अटलांटिक महासागर में सफर कर रहे एक आलिशान क्रूज शिप MV हॉन्डुरस पर इन दिनों दहशत का माहौल है। इस क्रूज पर हंता वायरस नाम की खतरनाक बीमारी फैल गई है, जिसके चलते अब तक 3 पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है और 7 इसकी चपेट में हैं। एक पैसेंजर की हालत बेहद गंभीर है और वो साउथ अफ्रीका के एक अस्पताल में ICU में वेंटिलेटर पर है। हंता वायरस आमतौर पर चूहों के मलमूत्र या फिर लार के जरिए इंसानों में फैलता है। इस खबर ने उन लोगों को चौंका दिया है जो कि क्रूज को छुट्टियों के लिए सबसे सेफ प्लेस मानते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इतने महंगे और लग्जरी क्रूज के स्टोर रूम या फिर किचन में चूहे कैसे पहुंचे। फिलहाल प्रभावित यात्रियों को सख्त आइसोलेशन में रखा गया है और जहाज पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए इमरजेंसी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये वायरस फेफड़ों पर सीधा हमला करता है, जिससे सांस लेने में भारी तकलीफ होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ईयर 2024 की ताजा रिपोर्ट ने देश में अपराध की डरावनी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली एक बार फिर महिलाओं के लिए सबसे अनसेफ सिटी साबित हुई है। 2024 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ 13,396 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए। वहीं देश भर में बुजुर्गों यानी कि सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी 16.9% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल भर में बुजुर्गों के खिलाफ कुल 32,602 केस दर्ज हुए, जिसमें मध्य प्रदेश 5,875 मामलों के साथ सबसे ऊपर रहा। दिल्ली में ये क्राइम रेट प्रति लाख आबादी पर 110 रहा। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा है। हालांकि तमिलनाडु से राहत भरी खबर आई, जहां पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 1.5% की कमी देखी गई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि महिलाओं के साथ होने वाली क्रूएल्टी और किडनैपिंग के मामले सबसे ज्यादा यानी कि 27.2% दर्ज किए गए हैं, जो समाज के लिए एक अलार्मिंग साइन है।
स्पोर्ट्स की दुनिया में इस वक्त एक नया विवाद बॉल साइज को लेकर छिड़ गया है। वर्ल्ड रग्बी ने महिलाओं के लिए छोटी गेंद का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, जिसे लेकर प्रोफेशनल प्लेयर्स दो धड़ों में बंट गए हैं। इंग्लैंड की स्टार खिलाड़ी जोई हैरिसन ने तो इसे वर्स्ट डिसीजन एवर करार दे दिया है। दरअसल आने वाले ग्लोबल सीरीज टूर्नामेंट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक महिलाएं साइज 5 की स्टैंडर्ड बॉल से खेलती थी, लेकिन अब उन्हें साइज 4.5 की गेंद दी जाएगी। ये गेंद पुरानी गेंद के मुकाबले करीब 3% छोटी होगी। मजे की बात यह है कि गेंद का साइज तो छोटा किया गया है, लेकिन उसका वेट पुरुषों की गेंद के बराबर ही रहेगा। इंग्लैंड की रग्बी सनसनी जोई हैरिसन इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। उनका तर्क है कि महिला रग्बी खिलाड़ी सालों से स्टैंडर्ड बॉल के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं और अचानक से गेम के बेसिक इक्विपमेंट को बदलना उनके स्किल का अपमान है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी के सेट से दुखद खबर आई है। हैदराबाद के पास सड़क हादसे में फिल्म यूनिट के एक सदस्य की डेथ हो गई है। 5 अदर पीपल्स आर इंजर्ड। हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म यूनिट की गाड़ी मंगलवार को सुबह रामोजी फिल्म सिटी जा रही थी। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर अब्दुल्लापुर मेट के पास ये गाड़ी अनियंत्रित होकर सीमेंट डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर में एक क्रू मेंबर की मौके पर ही मौत हो गई। 5 घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ओवर स्पीडिंग और ड्राइवर के नियंत्रण खोने की आशंका है। पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। यह हादसा चाउटुपल पुलिस स्टेशन क्षेत्र के टुप्रानपेट ब्रिज के पास हुआ। हादसे के बाद डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी और प्रोडक्शन हाउस ने शूटिंग टेम्पररी रोक दी है। मेकर्स की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। फौजी की शूटिंग लगभग 80% पूरी हो चुकी है। कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंसेस बाकी हैं। ये पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें प्रभास सैनिक की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और अनुपम खेर भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। मेकर्स इसे दशहरा 2026 पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे। आज 7 मई है और आज पूरा देश महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैगोर इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि 2 देशों का भाग्य अपने पेन से लिखा। जी हाँ, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला दोनों उन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आज के दौर में जहां लोग अपनी छोटी सी अचीवमेंट पर भी ईगो में आ जाते हैं, टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की दी हुई सबसे बड़ी इज्जत नाइटहुड को ठोकर मार दी थी। क्यों? क्योंकि 1919 में हुए जलियांवाला बाग मैसेकर में उनकी रूह को झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को साफ कह दिया था कि मेरे देशवासियों के खून के सामने तुम्हारी ये टाइटल कुछ भी नहीं। तो आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।